हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का टॉपिक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो थॉर्नडाइक है वो अमेरिकी वैज्ञानिक, पशु मनोवैज्ञानिक और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्या नाम था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक थी, थॉर्नडाइक की पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें उन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है। तो पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम प्रतिपादित किए। एसआर थ्योरी किसने दी? उद्दीपन अनुक्रिया थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। एसआर सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए? थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग भूखी बिल्ली पर किए। तो जो भूखी बिल्ली थी उस पर ही एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए। थॉर्नडाइक की मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई थी। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक। तो पशुओं पर प्रयोग करने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। अब थॉर्नडाइक की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। पहली है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, ह्यूमन नेचर एंड टू सोशल ऑर्डर। तो कौन कौन सी पुस्तकें होंगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, ह्यूमन नेचर एंड टू सोशल ऑर्डर। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम दिए गए हैं और 5 गौड़ नियम दिए गए हैं। अगर पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम दिए हैं, तो मुख्य 3 नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। सीखने के मुख्य 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव या संतोष या परिणाम का नियम। ठीक है, तो तत्परता का नियम है, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ रेडीनेस। ठीक है, दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके अंतर्गत 2 नियम आते हैं, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। प्रभाव या संतोष या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख जाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी कार्य को सीखने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो हम उस कार्य को शीघ्र ही सीख जाते हैं। यह तत्परता के नियम में बताया गया है। यदि बालक में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं करता है। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता के साथ करता है। ठीक है, मतलब अगर बालक को गणित के प्रश्न करने की इच्छा है वह तभी करेगा, अन्यथा वह नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ हो जाता है। हम जितनी बार किसी कार्य को अभ्यास के द्वारा करते हैं, किसी कार्य को बार बार रिपीट करते हैं, वह कार्य उतना ही दृढ़ हो जाता है, उस कार्य में हम उतने ही मजबूत हो जाते हैं। और अभ्यास के नियम के 2 रूप हैं। पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। पहले उपयोग के नियम की बात कर लेते हैं। इस नियम से तात्पर्य है यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सफलतापूर्वक सीख जाते हैं और
सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल भी हो जाते हैं। उपयोग के नियम में यह बताया गया है कि यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सफलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। सेकंड है अनुप्रयोग का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, अभ्यास के माध्यम से ही उसे स्मरण रख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है प्रभाव या संतोष या परिणाम का नियम। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिसमें हमें सुख और संतोष मिलता है। तो प्रभाव या संतोष या परिणाम का नियम हमें यह बताता है कि हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिससे हमें संतोष प्राप्त होता है। ठीक है। जिस कार्य से हमें सुख प्राप्त होता है हम वही कार्य करना चाहते हैं। यदि हमें किसी कार्य से कष्ट होता है तो उस कार्य को हम नहीं सीखते हैं। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। प्रभाव के नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है कि जिस कार्य से हमें संतुष्टि मिलेगी वह कार्य हम करेंगे, जिस कार्य से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी वह कार्य हम नहीं करेंगे। विद्यालय में पुरस्कार और दंड अपनाकर सीखने की क्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत अभ्यास के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 5 गौण नियम, हमने मुख्य 3 नियम पढ़े थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब हम पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 5 गौण नियम। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम, पांचवा है साहचर्य का नियम। अब बात करते हैं सीखने के सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हें ही सीखने के सिद्धांत कहा है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जो किसने दिया है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आईपी पावलाक ने दिया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, इसे ही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत या फिर अनुबंधन का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को ही बालू का सिद्धांत कहते हैं और परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह किस नियम का उपयोग कर रहा होता है? प्रभाव के नियम का। नेक्स्ट है सीखने को प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो है वो तत्परता के नियम से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार उद्दीपन अनुक्रिया माना है। पुरस्कार एवं दंड का नियम प्रभाव का नियम कहलाता है। पुरस्कार एवं दंड का नियम क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन है, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए थॉर्नडाइक का नियम क्या है? अधिक उपयोगी है। जब बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी दर्द हुआ, आगे चलकर जब भी वह लाल कपड़े या किसी भी लाल चीज़ को देखता है तो वह उसे देखकर डरने लगता है। यह किसका उदाहरण है? उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है।
थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम उपयोग और अनुप्रयोग का नियम कहलाता है। जो अभ्यास का नियम है उसको ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। तत्परता का नियम कार्य प्रगति का सूचक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारिकता के सिद्धांत के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? व्यवहारिकता के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली है मूर्त या स्थूल बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दूसरी है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तीसरी है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। मूर्त या स्थूल बुद्धि के बारे में जानते हैं। मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता करता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि की सहायता से ही करते हैं। उदाहरण क्या है मूर्त बुद्धि के? कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, किसान आदि, ये सब क्या हो गए? मूर्त बुद्धि के उदाहरण हो गए। मूर्त बुद्धि का संबंध मशीनों या उपकरणों से होता है। ठीक है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों को चिंतन तथा मनन के साथ हल करना है। अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता है जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अमूर्त बुद्धि का हम पढ़ने, लिखने, तार्किक प्रश्नों को हल करने में उपयोग करते हैं। ठीक है। अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हो गए कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिसका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ साथ समायोजन स्थापित करता है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छा होता है व समाज में उनकी बहुत इज्जत होती है। उदाहरण क्या है? नेता, शिक्षक इत्यादि। थॉर्नडाइक के बहुकारक के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो थॉर्नडाइक का बहुकारक का सिद्धांत है उसको किस किस नामों से जानते हैं? बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने के साथ साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है और कठिनाई का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखना किसके नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर आधारित है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध कैसा होता है? दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत गणित और विज्ञान के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है वो गणित और विज्ञान के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन किया है। तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है? शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में किया है। भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया उस बॉक्स का नाम क्या था? पजल बॉक्स। ठीक है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंधवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो किसके अंतर्गत आता है? कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? संबंधवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? SR थ्योरी भी कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते, बिल्ली, बंदर इन सभी जानवरों पर किया था, लेकिन बिल्ली का प्रयोग सुप्रसिद्ध हुआ था। तो थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए कुत्ते, बिल्ली एवं बंदर आदि जानवरों के सीखने की प्रक्रिया संबंधी अनेक प्रयोग किए। प्रयोग था इस संदर्भ में जो उन्होंने प्रयोग किया था वो किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। उनका एक बिल्ली पर किया गया जो प्रयोग था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बिल्ली को बंद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया।
इस पिंजरे में एक ऐसा खटका लगवाया जिसके दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक पिंजरा बनवाया बिल्ली को बंद करने के लिए और उसमें एक खटका लगवा दिया जिसके दबने से क्या होता था, पिंजरे का जो दरवाजा था वो खुल जाता था। और इस पिंजरे को उन्होंने नाम दिया पजल बॉक्स। ठीक है, थॉर्नडाइक ने एक दिन इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। उस बिल्ली को इस पिंजरे में बंद कर दिया। उसे पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी और पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। मछली को देखते ही जो भूखी बिल्ली थी उसने पिंजरे से बाहर आने का प्रयत्न शुरू कर दिया। बिल्ली कैसी थी, भूखी थी, तो उसने जैसे ही मछली को देखा उसने पिंजरे से बाहर आने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने बाहर आने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, मतलब कई बार उसने प्रयास किए, कभी इधर कूदी और कभी उधर पंजे मारे। इस प्रयत्न में एक बार उसका पंजा अचानक उस खटके पर पड़ गया, जिसके दबने से क्या हुआ, पिंजरे का जो दरवाजा था वो खुल गया और बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर मछली खाई और अपनी भूख शांत की। ठीक है, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर यह प्रयोग कई बार दोहराया। ठीक है, और यह देखा कि बिल्ली ने धीरे धीरे खटका दबाने की स्थिति तक पहुंचने में कम भूलें की। मतलब पहले प्रयास में बिल्ली ने बहुत अधिक भूलें की। ठीक है, फिर जैसे जैसे प्रयास करती गई बिल्ली वैसे उसकी जो भूलें थी वो कम होती गई और अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि वह बिना कोई भूल किए पहले ही प्रयास में खटका दबाकर पिंजरे से बाहर आ गई। तो इसको क्या कहा है, अभ्यास का सिद्धांत, कि बार बार अभ्यास करने से हमें बार बार प्रयास करने पर कोई चीज बहुत अच्छे से आ जाती है। पहले प्रयास में उसमें ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन जैसे अधिक प्रयास करते हैं, अधिक अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, जो भूल की मात्रा होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे बिल्ली के साथ हुआ, तो उसके साथ कई बार प्रयोग दोहराया गया। बिल्ली ने क्या किया, धीरे धीरे खटका दबाने की स्थिति तक पहुंचने में कम भूलें की और अंत में एक ऐसी स्थिति आई वह बिना कोई भूल किए पहले ही प्रयास में खटका दबाकर पिंजरे से बाहर निकल गई। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला क्या है, सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता उद्देश्य होती है। उन्होंने कहा कि जो सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो क्या है, उद्देश्य होती है। जैसे ऊपर के प्रयोग में भोजन प्राप्त करना, तो हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, मछली को खाना, क्योंकि वह भूखी बिल्ली थी, उसका उद्देश्य था मछली को खाना। तो सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्देश्य। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरक, ड्राइव अथवा अभिप्रेरक होता है। जैसे कि ऊपर प्रयोग में भूख, मतलब बिल्ली को भूख लगी थी, इसके कारण ही उसने खाने के लिए प्रयत्न किया। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रेरक होना चाहिए, कोई उसका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना आवश्यक होता है। जैसे ऊपर के प्रयोग में मछली, ठीक है, भोजन के रूप में थी, तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना चाहिए। उद्दीपक क्या थी, मछली, जो भोजन है वो क्या है, उद्दीपक है। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होती है। जैसे कि ऊपर के प्रयोग में बिल्ली का पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयत्न करना। नेक्स्ट है, जो अनुक्रियाएं उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है और जो क्रियाएं निरर्थक होती चलती हैं उन्हें छोड़ता जाता है। जैसे कि ऊपर के प्रयोग में बिल्ली ने किया। तो जो अनुक्रियाएं जो होती हैं, हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में सहायक होंगी, उनको क्या होगा, जो सीखने वाला है वो अपनाता चलेगा और जो क्रियाएं निरर्थक होती हैं उसे सीखने वाला धीरे धीरे उनको छोड़ता चलता है। थॉर्नडाइक ने इन्हीं तथ्यों को सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के रूप में
प्रतिपादित किया है। इसे संक्षेप में SR थ्योरी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। SR थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। याद रखिए SOR आएगा कि SOR थ्योरी किसने दी? तो वुडवर्थ ने दी थी। और केवल SR थ्योरी आता है तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की जो पहली आवश्यकता होती है वो होती है उद्दीपक, और दूसरी आवश्यकता होती है अनुक्रिया, और तीसरी आवश्यकता होती है उद्दीपन अनुक्रिया। तो पहली सीखने की पहली आवश्यकता क्या होती है? उद्दीपक होती है, दूसरी आवश्यकता अनुक्रिया होती है, और तीसरी आवश्यकता होती है उद्दीपन अनुक्रिया। नेक्स्ट है अनुबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, कि जब किसी उद्दीपन के प्रति सही अनुक्रिया होती है तो उससे सीखने वाली को संतुष्टि होती है और उस अनुक्रिया का चयन कर लेता है। इस आधार पर इस क्रिया को अनुबंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, और जो कि इसमें सीखने वाला प्रयत्न तथा भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचता है, इसलिए इसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं। यह सिद्धांत संबंधवाद का समर्थक है। यह बात दूसरी है कि यह केवल उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने को ही सीखना मानता है। सीखने की प्रक्रिया में तो पूर्व अनुभव एवं नए अनुभव में भी संबंध स्थापित होता है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो पूर्व अनुभव और नए अनुभव दोनों को मिलाकर की जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो पूर्व अनुभव होते हैं और जो नए अनुभव होते हैं, उन दोनों का यह क्या होती है? एक सार होती है। ठीक है, तो सीखना क्या हो गया? पूर्व अनुभव प्लस नए अनुभव। यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक माना जाता है, और उद्देश्य के पीछे किसी प्रेरक, कोई ड्राइव होना चाहिए अथवा मोटिव का होना आवश्यक होता है, और साथ ही उद्देश्य प्राप्ति में सहायक उद्दीपक का होना आवश्यक माना जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो इसकी विशेषताओं में मुख्य है वो क्या है कि संबंधवाद का, यह जो सिद्धांत है वो संबंधवाद का समर्थक है, और सीखने की प्रक्रिया में पूर्व तथा नए अनुभव में भी संबंध स्थापित होता है। इस सिद्धांत को सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक माना जाता है, और उद्देश्य के पीछे क्या होना चाहिए? कोई ड्राइव होना चाहिए, कोई प्रेरक होना चाहिए अथवा अभिप्रेरक होना आवश्यक माना जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की कमियां। यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया, और यह मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि जो यह सिद्धांत था वो केवल पशुओं पर प्रयोग किया गया, मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए यह सिद्धांत मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम बार बार अभ्यास के द्वारा ही कोई चीज सीख सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो एक बार के प्रयास से भी किसी चीज को सीख सकते हैं। इसलिए यह जो सिद्धांत है वो केवल पशुओं पर लागू होता है, मनुष्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी सूझ व अंतर्दृष्टि से एक बार के प्रयास से भी किसी भी चीज को सीख सकता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है, जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं और सीखते हैं। जो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने बताया है उनके अनुसार बताया गया है कि सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है। उद्दीपक मतलब क्या हो गया? जैसे कि भोजन क्या हो गया? एक उद्दीपक के रूप में हुआ। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है, लेकिन मनुष्य क्या है कि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं और सीखते भी हैं। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है, जबकि मनुष्य सूझ द्वारा सीधे भी सही अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है वो प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है। बार बार प्रयत्न एवं भूल करके हम सही अनुक्रिया पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मनुष्य एक बार के प्रयास से भी सूझ द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन और सीखने को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानता है, जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने पर बल देता है और इससे अधिक समय लगता है।
नेक्स्ट टॉपिक है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए। बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो उससे पहले क्या होगा कि उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब उनके सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य हो। मतलब बच्चों के सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य होगा तभी वह सीखने के लिए अभिप्रेरित होंगे। तो सबसे पहले बच्चों को अभिप्रेरित करना होगा सीखने के लिए, ठीक है। अतः शिक्षकों को सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली सामग्री के उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण सीखने की संभावित विधि है और इस विधि में बच्चे प्रायः प्रयत्न व भूल द्वारा ही सीखते हैं। इसलिए शिशुओं को प्रयत्न एवं भूल से सीखने के अवसर देने चाहिए। इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा में बड़ा उपयोगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अधिक स्थायी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब व्यक्ति स्वयं से सीखेगा तो जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, ठीक है। तो उनको स्वयं से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उनमें तर्क क्षमता बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है, इसलिए उनको स्वयं से करने के लिए प्रयत्नशील करना चाहिए। नेक्स्ट है यह सिद्धांत प्रयत्न पर बहुत अधिक बल देता है और साथ ही इस बात पर भी बल देता है कि छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया करने पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब किसी छात्र ने सही अनुक्रिया करी तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और जो छात्र असफल हो जाते हैं सही अनुक्रिया करने पर उन्हें बार बार प्रयत्न करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा, उनके प्रयोगों के बारे में पढ़ा, उद्दीपन अनुक्रिया की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, कमियों के बारे में पढ़ा और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।